सुपर पावर नेशंस अगर आपको अपना दोस्त मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी सुपर पावर कहलाएंगे। आपको लगेगा कि अरे अपना पावर स्टेटस तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सुपर पावर चाहती हो कि आप सुपर पावर छोड़ो, रीजनल पावर भी नहीं बनो। जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए बात कैसे बिल्कुल सटीक है। यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि सुपर पावर होता क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इतिहास से उठाकर लाएंगे और प्रेजेंट तक ले जाएंगे, और लास्ट में इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन बताएंगे। राइमिंग हो गई है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सुपर पावर? देखिए, मिलिट्री और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अगर आपकी ताकत का दर्जा ऐसा है कि दूसरी पावर बहुत गैप रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये छोटी छोटी पावर इकट्ठी भी हो जाए ना, तो भी आपको टक्कर नहीं दे सकती। तो इसका मतलब यह है कि आप सुपर पावर हैं, यानी कि आपके बिना कोई भी मेजर वर्ल्ड का डिसीजन हो नहीं सकता। इट्स लाइक यू आर ऑन दिस थ्रोन एंड यू आर सेइंग, अच्छा वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें साइडलाइन करके सॉल्यूशन निकाल लोगे क्या? निकल नहीं सकता। तो यानी कि आप सुपर पावर हैं। आप इनोवेट करते रहते हैं मिलिट्री में, क्योंकि हार्ड पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इज अ नेसेसिटी टू रिमेन सुपर पावर। आपको इनोवेशंस करते रहना होगा और फिर प्रोजेक्ट भी करना होगा कि आपके पास ये क्षमता है, और कई बार इसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी करने पड़ते हैं। मैं वो बात बता रहा हूं जो हकीकत है। दिस इज व्हाट रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आप देख लीजिए, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, कुछ मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हो, तो इट इज अबाउट power projection in this particular region so that your other interest can be aligned। यानी कि यह दिखाकर आप कुछ और फायदे भी लेना चाहते हो। जैसे कि यूएस अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करेगा, तो फिर इस स्ट्रेंथ का फायदा लेकर क्या कहेगा, अरे तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है ना, देखो यार ये हमारे हथियार हैं और हम नजराना आपको दिखा चुके हैं। इराक में दिखाया था कि नहीं, राइट? तो चलो अब हम आपकी प्रोटेक्शन का जिम्मा ले लेंगे, या आप हमें यहां पर बेस दे दो ना। अगर आपने हमें बेस दे दिया तो ये दूसरा जो आपका मिडिल ईस्ट का जो पार्टनर है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, ये परेशान नहीं करेगा आपको। इसे पता है कि यूएस का बेस है यहां पर। सो यानी कि इस तरीके से आप लेवरेज लेते हो और फिर कहते हो कि अच्छा डिफेंस में इतना कोऑपरेशन कर रहे हैं, तुम्हें इतनी बेटर टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, भले ही उसके बदले पैसा ले रहे हैं। तो जरा ये बताओ कि जब हम कहेंगे कि ऑयल की सप्लाई को बढ़ा दो, दाम ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऑयल चाहिए, तो करोगे कि नहीं करोगे? तो दूसरा कहेगा यार करेंगे, क्योंकि आपके अलावा अल्टरनेटिव कौन है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। सुपर इसलिए कि आपकी बात मानी जाती है, नेशंस भी मानते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मानते हैं, क्योंकि उसमें पैसा आपने रखा हुआ है, क्लाउट आपने रखा हुआ है। जिसके पास वोट कोटा ज्यादा, वो देश आपके साथ है। और देश आपके साथ आते कब हैं? जब आपके होने से उनके इंटरेस्ट पूरे हों। और इंटरेस्ट कैसे पूरे होते हैं? पैसा, हथियार। दिस इज हाउ इंटरेस्ट वर्क। अब उसके अलावा फिर बाकी इंटरेस्ट आप पूरा करा सकते हो। जैसे अगर कोई छोटा देश है या जियोपॉलिटिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, अब उसको कुछ लेवरेज चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने कहा आईएमएफ से ना हमें जरा ये राहत राशि दिलवा दीजिए, तो भुट्टो साहब गए और अदर जनरल गए उनके। तो उसके बाद फिर आईएमएफ की कॉल आती है कि अच्छा पाकिस्तान में हम आपका इशू ना कंसिडर कर रहे हैं। तो यानी कि कई बार आपको शो करना पड़ता है कि देखो हम तुम्हारे एक काम करा सकते हैं। ऐसे मिडिल ईस्टर्न नेशंस के बीच में भी काम कराते हैं। अब यहां पर फेमस पर्सपेक्टिव है मॉर्गेंथ्यू कैंथवॉल्ड से। कहा जाता है कि मॉर्गेंथ्यू का बहुत बड़ा प्रभाव है यूएस की फॉरेन पॉलिसी पर, और यूएस की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा प्रभाव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। और इनका कहना है कि देखो गेम ऑफ सुपर पावर्स इज व्हाट डिसाइड्स रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया में एक पोल है या दो पोल है या मल्टी पोल है, यह डिसाइड करेगा कि वॉर कहां होगा, शांति कहां होगी। सीधी ये बात है। चलिए अब मिडिल ईस्ट को उठाते हैं, क्योंकि इसी के लिए आप यहां पर आए हैं इस वीडियो में। तो ओटोमन एम्पायर से शुरू करते हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर इस पूरे मिडिल ईस्ट पर और आपके ईस्टर्न यूरोप पर और नदर्न अफ्रीका पर अपना एक, ये समझ लीजिए कि इस एरिया को कंट्रोल कर रहा था। और कंट्रोल और स्टेबिलिटी का सीधा कनेक्शन है। अगर आपके पास कंट्रोल स्ट्रांग है तो स्टेबिलिटी तो रहेगी ना, राइट? सीधा कनेक्शन है।
लेकिन जैसे ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि एक बड़ा कारण था, यूरोप में रेनेसा के दौरान साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अब आप कंपीट नहीं कर सकते, यानी कि ओटोमन एम्पायर की भी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो जहां पर ट्रेड कर रही थी, अब उसको रिप्लेस यूरोपियंस करने लग गए। तो मिलिट्री जरूरी होती है आपके कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा ही यूरोप ने करना स्टार्ट किया, ओटोमन एम्पायर अब वीक होने लगा। और उसका और भी कारण थे, एक तो पुअर लीडरशिप। अगर भाई लीडर ही वीक हो जाए तो फिर तो बड़े से बड़े एम्पायर धराशाही हो जाते हैं। कंपटीशन, मैंने बताया, ट्रेड में वीक होने लगे। और फिर ये बैटल ऑफ वियना होता है 1683 और फाइनली ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है यहां से। तो एक स्टेबिलिटी जो एंजॉय की थी इस एरिया ने, मिडिल ईस्ट ने, अब वो जा रही थी। और अब नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यहां पॉपुलर होने लगा, यानी कि अब अलग अलग राष्ट्र बन गए और एक्सक्लूसिव, मतलब अब अपने अपने रेसेस की बात करने लग गए। तो अब यहां पर इंस्टेबिलिटी हो गई। ये कहा जाता है कि इस इंस्टेबिलिटी का बड़ा कारण तो ये वेस्टर्न पावर्स थी। नेशनलिज्म, रेसिज्म, इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? वेस्टर्न पावर्स को हो रहा है। अगर आप डिवाइडेड रहेंगे तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी पर इन्फ्लुएंस नहीं रखेंगे। और इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्यूल क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए जरूरी क्या है? मार्केट, रॉ मटेरियल। तो क्या कोई कंपीट करने के लिए आएगा यहां से? नहीं आएगा। और इनकी इंडस्ट्रीज को फ्यूल करने के लिए क्या चाहिए? ऑयल। और फ्यूचर कहां था भाई? मिडिल ईस्ट में था। मिडिल ईस्ट वॉज नॉट इकोनॉमिकली पावरफुल, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ऑयल का वहां पर मिलना, दैट वाज अ, यू कैन से, मेजर चेंज, राइट। लेकिन वो जियोपॉलिटिकल बड़ा चेंज नहीं बन पाया उस दौरान, क्योंकि ऑयल निकालने की तकनीक और फिर मार्केट, ये किसके पास थी? ये वेस्ट की कंपनीज के पास थी। तो वेस्ट ने कहा देखो तुम्हें जरूरत है हमारी, और अगर जरूरत है हमारी तो तुम्हारे बॉर्डर्स भी हम ही ड्रॉ कर दिए देते हैं। और ऐसे ही देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये जो बॉर्डर्स थे आर्टिफिशियल, इस वजह से कहा क्योंकि वेस्टर्न पावर्स ने ये बॉर्डर्स बनवाए थे। मैं आर्टिफिशियल इस वजह से भी कह रहा हूं, जैसे आज का आप कुर्दिस्तान का मामला लीजिए। अब कुर्दिश एथनिसिटी के लोग आपको इराक में मिलते हैं, सीरिया में मिलते हैं, टर्की में मिलते हैं। इनसे वादा किया गया था वेस्टर्न पावर्स द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि तुम यार इतनी सारे लोग हो, मतलब मिडिल ईस्ट में अगर मैं टोटल एथनिसिटीज की बात करूं तो यू हैव कंसिडरेबल नंबर्स इन दिस रीजन, सीरिया में भी हैं, तो यू कैन बी फॉर्म्ड अ वन नेशन। तो कुर्दिश लोग बोले कि हाँ चलो एक नेशन मिल जाएगा। लेकिन क्या करा कि कुर्दिश लोगों को ही बांट दिया अलग अलग देशों में। अब वो किसी भी देश में मेजॉरिटी इंफ्लुएंस रखते ही नहीं है, वो हर एक देश की माइनॉरिटी बन गए। लेकिन अगर उनके जहां पर कंसेंट्रेशन था वहां पर एक देश बन जाता तो फिर ये इतने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स कुर्दिश से रिलेटेड है, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये शायद ना होते। तो यानी कि ये बॉर्डर्स, ये प्लान जो है इंपीरियल पावर्स का था। अब पावर राइवलरी देखिए कैसी है। सऊदी अरब और टर्की एक टॉलरेंस का रिलेशन रख रहे हैं। सऊदी अरब और इजिप्ट इंटेंस कोऑपरेशन है। इजिप्ट और ईरान लो इंटेंसिटी राइवलरी है। ईरान और इजराइल, यहां तो एग्जिस्टेंस की बात है, कट्टर दुश्मनी है यहां तो। टर्की और इजराइल डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, टर्की और इजराइल में डिप्लोमेटिक क्राइसिस है। सऊदी अरब और इजराइल में अब डिस्क्रीट कोऑपरेशन है, और आप जानते हैं इसके पीछे यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ है। इजिप्ट और इजराइल, इसमें डिस्क्रीट कोऑपरेशन है फ्रॉम दिस योम किप्पुर वॉर, राइट। इजिप्ट का तो सिनाई पेनिनसुला ही कब्जा लिया था इजराइल ने, फिर इजिप्ट ने कहा यार दे दो, फिर यूएस ने कहा दे दो यार सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट ने कहा रिकॉग्नाइज करवाओ मुझे, तो इजिप्ट ने कहा कर लेते हैं यार, सिरदर्दी तुम खत्म करो, हमारा एरिया तो दे दो। तो कहने का मतलब है डिस्क्रीट, क्योंकि इजिप्ट को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी बने रहना है, और उसके लिए अरब के बीच में अगर एक ज्यूइश स्टेट बन रही है तो उसको कैसे एक्सेप्ट कर ले, तो एक डिस्क्रीट कोऑपरेशन चलता है। सऊदी अरब ईरान में मेजर रीजनल राइवलरी देखी गई है। हालांकि यहां पर चाइना के पिक्चर में आने की वजह से यहां पर डायनेमिक्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स इनके आपस की राइवलरी है, राइट। इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा इस शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में यहां पर, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। तो दिस इमेज इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर। आपको जानकारी दे दूं, जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको करना ही है, राइट। और टाइम पर आपकी टेस्ट सीरीज होती रहे, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाए पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू, प्लस इंटरव्यू तक की तैयारी एक ही जगह हो जाए, तो ऐसे में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है। आपका रेगुलर असेसमेंट होता रहे,
तो आप यहां पर जाएंगे studyIQ.com पर। 30 जून लास्ट डेट है। बैचेस आर क्लोजिंग, इंग्लिश हिंदी तीनों तरह के बैचेस हैं। तो आप अभी त्यागी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर आप इस वीडियो में हैं और आप चाहते हैं कि आईआर पर और सॉलिड पकड़ बन जाए, मतलब इट शुड ओपन इन योर माइंड लाइक कि हाँ इस तरीके से काम चलता है। बाकी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं दीज आर लाइक कि ये तो अपडेट्स हैं और वो खुद आपको समझ में आने लगेंगे। सो आई टीच पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टू एंड इन दिस बैच। आप त्यागी लाइव कोड लगाएंगे और टेस्ट सीरीज और ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स में भी जो आपको एडवांटेज मिल सकती है पीएसआर से, वो भी इसी कोर्स से मिल जाएगी। और इंटरव्यू तक आपकी पूरी प्रिपरेशन यही होगी, क्योंकि जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी भी एमआरपी प्रोग्राम, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप यहाँ पर आपका रूम का रहना खाना सब कुछ StudyIQ इज गोइंग टू टेक केयर फॉर दीज 3-4 मंथ्स प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो आप ज्वाइन करेंगे इन 2 बैचेस को तो यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। नाउ अब पूरे मिडिल ईस्ट में इजिप्ट जो है एक हीरो साबित होता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, और हीरो साबित होने के लिए देखिए कई बार आपको बुरा बनना पड़ता है, सीधी बात। क्योंकि आप अगर हर किसी की कहानी में अच्छे हैं तो मजबूत नहीं हैं आप, राइट? यू हैव टू टेक स्टैंड एंड इजिप्ट वाज डूइंग दैट। अब लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इजिप्ट में भी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर पावरफुल लीडर्स चले जाएं तो फिर तो वो डिसीजंस ही वीक हो जाते हैं। और अब हमें दिखता है कि मिडिल ईस्टर्न पावर्स में एट्रीब्यूट ही नहीं है टू बिकम अ रीजनल पावर। सुपर पावर बहुत दूर की बात है। अब आप कहेंगे क्या होते हैं सर एट्रीब्यूट, मतलब किससे पता लगता है कि हाँ आप सुपर पावर या रीजनल पावर, रीजन की पावर बनने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो आपके अंदर पावर कैपेबिलिटी हो, जो बताया आपको मिलिट्री भी हो और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो। उसके बाद आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप रीजनल पावर बनेंगे। आप कहेंगे विलिंगनेस तो हर किसी के पास होगी, कौन नहीं पावरफुल बनना चाहता? नहीं 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 नहीं, विलिंगनेस टू बिकम अ रीजनल पावर मींस कि अब जो भी आपके एरिया में प्रॉब्लम होंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, नेशन शुड कम टू यू। अगर कहीं पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, यू शुड बी रेडी टू स्पेंड, यू शुड बी रेडी टू सेंड योर मिलिट्री। तो कहने का मतलब है कि पैसा खर्च होता है, लोग खर्च होते हैं, करना पड़ता है, तभी किसी नेशन का राइज होता है जियोपॉलिटिक्स में। एक्सेप्टेंस इन द रीजन, आप पास दोनों है भाई, पावर भी है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो और मैं खर्चा करने के लिए भी तैयार हूं, मैं सॉल्यूशन देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अगर कोई आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है एज लीडर, तो क्या ही करोगे यार आप रीजनल पावर बन के? तो एक्सेप्टेंस इन द रीजन इज ऑल्सो नेसेसरी, राइट? वो उसमें डिप्लोमेसी काम आती है, राइट? अभी मिडिल ईस्ट में क्या चलता है, ये हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं, और होता क्या है, मींस दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, दे थिंक अदर्स राइज इज लाइक अ जीरो सम गेम फॉर देम। यानी कि अगर सऊदी अरब ऊपर आ गया, ओहो हो, पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो गई, तो प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम राइज। तो कैसे ये रीजन में से कोई सुपर पावर निकल जाएगी, राइट? अब अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये सब यूएस के बेसिस हैं। यानी कि यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी एक डोमिनेंट पावर का स्टेटस रखता है इन दिस रीजन। आप कहेंगे तो इससे क्या दिक्कत होगी, यूएस के होने से तो कोई ना कोई सुपर पावर बनी जानी चाहिए, तो पैसों की कमी थोड़ी ना है सऊदी अरब पर और इन देशों पर। भाई साहब आपको भी रीजन तो बताए, एट्रीब्यूट्स बताए। और यूएस जो है वो कभी नहीं चाहता कि कोई एक पावर यहां पर रीजनल पावर भी बने। सुपर पावर तो छोड़ ही दो भाई, हर कोई चाहता है अरे आप हमारे दोस्त हैं, आप तरक्की करें, लेकिन इतनी तरक्की ना करें कि आप हमसे ऊपर निकल जाएं, हमें ही साइडलाइन कर दें, है कि नहीं? ये तो बेसिक डायनेमिक्स है, राइट? तो यूएस का ऑब्जेक्टिव है नो सिंगल नेशन शुड राइज। तो अगर कोई सिंगल नेशन राइज नहीं करना चाहिए तो यूएस क्या करता है, यार सऊदी अरब तुम बहुत आगे निकल सकते हो, चलो इजराइल को यहां स्टैब्लिश करते हैं। अब इजराइल को भी सपोर्ट करते रहेंगे और तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम्हें भी सपोर्ट करते रहेंगे। उधर ईरान को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप देखेंगे ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले का पीरियड, शाहज ऑफ इस्लाम का पीरियड, तो यूएस वाज हैविंग पपेट रेजिम्स इन ईरान। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर द्वंद्व बनाए रखना यूएस के शक्ति में रहने के लिए जरूरी था, राइट? ये डायनेमिक्स है। प्लस बाकी जो बची कुची कसर है ये नॉन स्टेट एक्टर्स पूरा कर देते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है मैं टेररिस्ट ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं, पीएलओ,
यानी कि हम पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, हमास, पीएलओ को तो फिर भी यासिर अराफात के समय से कोऑर्डिनेट किया है वेस्ट ने कि चलो तुम प्रॉब्लम मत बनना इजराइल के लिए, लेकिन हमास वो तो टक्कर लेने में लगा हुआ है, लेबनान से हिजबुल्लाह टक्कर लेने में लगा हुआ है, कुर्दिश नेशनलिस्ट मूवमेंट ये भी अपनी क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बना रखी है, कहीं टर्की और कहीं इराक पहले और फिर सीरिया। तो नॉन स्टेट एक्टर्स, यहां पर आइसिस, वो तो कह रहे थे अरे इस्लामिक कैलिफेट है यहां पर। अब लोगों ने कहा भाई आइसिस कहां इस्लामिक कैलिफेट, वो कह रहे पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज होगा, और वो है, बस वो अभी दिखना बाकी है। अब इसी को हटाने के लिए फिर इन्हीं ही मिलकर रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है, राइट। तो आपको नहीं लगता ऐसा भी तो हो सकता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को जानबूझकर बनाया जाता है जिससे कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है इन राइवलरीज में ही उलझे रहें। अरब नेशनलिज्म, सलाफिज्म यानी कि ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ इस्लामिक यू कैन से आइडियाज, कुर्दिश नेशनलिज्म, सेक्टेरियंस, इसमें शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, तो मतलब कमी थोड़ी ना है जंग के बहानों की यहां पर, राइट। अब अगर इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन निकाल सकता है तो यहां पर बनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस निकाल सकती हैं कि भाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अरब लीग बना ली, जीसीसी बना ली, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई ये रही इनइफेक्टिव। अरब लीग, जीसीसी, ये इनका सोल्यूशन ही नहीं निकाल पा रही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बचता है कि कब तक तुम ऑयल, जो आपके पास ऑयल है, कब तक उस ऑयल से जो तुम्हें कमाई हो रही है उसी पर डिपेंडेंट रहोगे। आपको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जब दुनिया लीड ले रही थी डाइवर्सिफिकेशन में, जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, तो कुछ एग्जांपल्स को छोड़कर बाकी अरब देशों ने ऑयल सेंट्रिक इकोनॉमी को ही रखा, और अब काफी देशों को समझ में आने लग गया। अभी मैं उस पर आगे बात करूंगा, लेकिन आपको ही लगता है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी रहा है कि इनकी इकोनॉमी रेंट सीकिंग इकोनॉमी बन गई। मतलब मुझे बताओ, अगर आपके पास महीने का 5 लाख रुपए रेंट आने लग जाए, ख्याल कर लीजिए ऐसा क्या ही दिक्कत है, 5 लाख रुपीस पर मंथ आपको रेंट आ रहा है, और मैं आपसे कहूं कि यार कुछ बड़ा करना है, तो आप कहोगे बड़ा करना है, करेंगे, एक दिन करेंगे, आज तो वहां घूमने जाना है, आज तो ये चीजें खरीदनी है, आज तो यार नेटफ्लिक्स देखेंगे, आज यहां जाएंगे। मैं कहूंगा कुछ बड़ा करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ मैसिव सॉल्यूशन लाने हैं दुनिया में। आप कहोगे करेंगे, मेरे अंदर भी इच्छा है, इच्छा सबके अंदर है। काम कौन करेगा? जिसको जरूरत है, जिसको पता है हर टाइम पर मुझे फाइट मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कोई रिप्लेस कर देगा। एग्जांपल ले लीजिए आईटी सेक्टर, आप बेटर टेक्नोलॉजीज नहीं लाएंगे, आईटी में भी कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग, कितनी बड़ी बड़ी सेक्टर हुई मैन्युफैक्चरिंग, कितनी कंपनीज हुई, रिप्लेस हो गई। आज से एक टाइम ये था कोडेक के कैमराज आते थे, सुना आपने कोडेक की, KODAK, सुना आपने HMT की वॉचेज आती थी। जब कोडेक से कहा कि यार डिजिटल हो जाओ, कोडेक कह रहा अरे डिजिटल क्या, डिजिटल फोटो, हम तो रील चलाएंगे, उस रील से ही फोटो निकालेंगे। आज कौन जानता है कोडेक को, बताइए। तो इनको करना पड़ता है फाइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर में भी फाइट करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तेल के कुएं हैं और बहुत है, सर्वे किया है हमने, बहुत पैसा है। तो कहने का मतलब है वो जो एफर्ट आपको चाहिए वो एफर्ट इतना नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है वीक आर्मी, यानी कि यहां पर जो आर्मी है ना, वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कम, और वो अपनी अलग अलग जो फैमिलीज हैं, मतलब कुछ प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। कितनी जगह पर यही प्रॉब्लम इनके यहां चल रही है, और इस वजह से फिर उन्होंने क्या करा, कुछ थर्ड पार्टी एक्चुअली फोर्सेस को ये हायर करते हैं इन देयर आर्मी। अब मुझे बताइए, क्या थर्ड पार्टी को आपने कितना ही पैसा दे दिया, लेकिन क्या वो उस देश की भावना से लड़ सकता है जैसे कि हमारे देश का सैनिक लड़ता है? नहीं लड़ सकता, राइट। तो दिस इज वन रीजन कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी दे आर कंटिन्यूसली इन राइवलरी एंड दे आर नॉट सिक्योर, राइट। अब लेकिन कुछ चीजें बदल रही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें पता लगा कि चलो एक टाइम पर तो हम लकी हो गए थे, लेकिन अब ग्रीन एनवायरनमेंट और क्या कहते हैं वर्ल्ड लेवल पर हमारी कोशिश है कि कार्बन को कम करना है, हाइड्रोकार्बन का यूज कम करना है, और मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, राइट, क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो अब इनको भी लगने लगा है ट्रांसफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि देखो पिछले समय में ना हमने काफी कुछ किया है, दुनिया को पता नहीं है कि हमने क्या क्या कर दिया है। अब दुनिया क्यों आपके यहां इन्वेस्ट करने आएगी? पहले तो जहां पर नजर होती है लोगों की, वहीं पर पैसा आता है। तो ऐसे मौका मिला कतर को 2022 फीफा वर्ल्ड कप।
और आप देख रहे हैं कतर और सऊदी में अपनी राइवलरी चलती थी, लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन था तो वहां पर आपको सऊदी के क्राउन प्रिंस भी खड़े हुए मिले। समझ रहे हैं? तो कई लोगों ने कहा ये स्पोर्ट्स का एक मतलब वॉशिंग है, मतलब अपनी इमेज को वॉश करने के लिए एक तरीका है, राइट। लेकिन ये भी कहा गया कि भाई ये शो करना चाहते हैं कि देखो वर्ल्ड शुड कम, भाई फीफा देखने जाएंगे वहां पर लोग, फिर देखेंगे यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो उनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो पाएगी। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, शॉर्ट फॉर्म MBS, ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं। सऊदी ने अलग से एक लीग चलाई है फुटबॉल की, वहां पर रोनाल्डो को ही बुला लिया है, तो एक सिंबलाइज करना चाहते हैं कि देखो यूरोप, तुम्हें जिस चीज की चाह है हम भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कॉमन। एक्सक्लूसिव मत सोचो, मतलब कि तुम जो हो वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ भी है। टर्की देख लीजिए, टर्की एक अलग ही डायनेमिक्स लेकर चलता है कि वो नेटो का भी पार्ट है, वो मुस्लिम वर्ल्ड का भी लीडर बनना चाहता है। अब क्योंकि वो नेटो का पार्ट है तो एंट्री भी ब्लॉक कर सकता है किसी देश की, तो टर्की कहता है सऊदी छोड़ो, सऊदी तो यूएस का के हिसाब से चलता है, मैं हूं टर्की जो यूएस के खिलाफ एक्शन ले लेता है। अब पूछते हैं लोग टर्की तुम ज्यादा तो नहीं बोल गए, कहीं कुछ दिक्कत आगे हो जाए? तो टर्की कहता नहीं ज्यादा नहीं बोला हूं, देखो S-400 डील थी, रशिया मुझे बेचना चाह रहा था, यूएस ने कहा नहीं रशिया से नहीं लेना क्योंकि तुम नेटो के मेंबर हो, नेटो के फोर्सेस के पास इतने वेपन्स है, हमसे ले लो। टर्की ने कहा नहीं हम लेंगे रशिया से। अब नेटो का पर्पस ही है रशिया को काउंटर करना, रशिया सेफगार्ड करना, और तुम रशिया से ही ले रहे हो। टर्की ने कहा लेंगे, यूएस ने कहा सैंक्शन लगेंगे, टर्की ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होगा, अब जो नेशंस परेशान है यूएस से वो कहेंगे दम तो टर्की में, टर्की टक्कर ले सकता है। और ये देखिए डबल गेम खेलता है टर्की। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जब यूएस ने कहा यूक्रेन को तो हेल्प करनी पड़ेगी, टर्की कह रहा है हम ड्रोन देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो टर्की जो है इस डायनेमिक्स में दोनों साइड से खेल रहा है। अब एम्फेसिस यानी कि आपको पता लगा इन्होंने सॉफ्ट पावर पर भी किया है, यानी कि स्पोर्ट्स, मीडिया, ट्रेडिशंस, फॉरेन एड, ये सब ये लोग कर रहे हैं। और ये देखिए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है 2022 का, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब, यूएई, इनको भी शुमार किया गया, कतर भी इसमें है, राइट। जरा कमेंट में बताइएगा कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। हालांकि इंडिया आपको यहां पर दिख रहा होगा, राइट। यूएई ने कोविड के दौरान एग्जाम्पलरी काम किया वैक्सीनेशन में, तो शो किया कि दे कैन सेटल द क्राइसिस इन अ बेटर मैनर। फिर दुबई एक्सपो, तो यानी कि यूएई एक तरीके से दिखा रहा है कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोनेस मेरे यहाँ है, राइट। प्लस दुबई ने अपनी इकोनॉमी में टैक्स लगभग ना के बराबर, तो कितनी सारी कंपनीज ने दुबई में अपने बेस बनाए हैं, यूएई हैज अट्रैक्टेड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सऊदी अरब कह रहा है कि देखो मुस्लिम वर्ल्ड का, भाई मिडिल ईस्ट की बात करें, नदर्न अफ्रीका की बात करें, मुस्लिम नेशंस आर देयर, तो यहां पर सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन अगर कोई बना सकता है वो सऊदी बना सकता है, राइट। तो सऊदी अब उसी पर काम कर रहा है, क्योंकि अगर इसका सही कॉम्बिनेशन आपने बना लिया, योर नेशन इज गोइंग टू बिकम अनस्टॉपेबल। तो आई थिंक अभी आपको क्लैरिटी हुई होगी, राइट। एग्जामिन द ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड इन रिलेवेंस ऑफ मिडिल ईस्ट इन मेजर जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स। तो अब क्या बदलाव हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की अपनी जियोपॉलिटिक्स में, और कैसे वो वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा? एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अपने विचार आप विमर्श करके और शशांक त्यागी फॉर यू इस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देना। लास्ट में आपको बता दूं बैच स्टार्ट हो चुका है, ओरिएंटेशन इज गोइंग ऑन, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड सीट्स हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है, सारी बात साइड में, मेन बात यह है कि आपने अगर सोचा है यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2024 देना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो माय एडवाइस इज ज्वाइन दिस कोर्स। आपको जाना होगा studyIQ.com पे, बहुत ही इजी तरीका है, डायरेक्ट studyIQ.com पर गए आप, ठीक है, किसी से कोई मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप यहाँ पर गए, यूपीएससी लाइव पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपका बैच आ गया, एडमिशन लेना है आपको मान लीजिए इंग्लिश में, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, PSR ऑप्शन आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा। फिर आप यहाँ पर गए, यहाँ पर जाकर आपने क्लिक किया, क्लिक करके आपने यहाँ पर कोड, जैसे ये जो भी फीस आ रही है अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है, सो आप यहाँ पर फिर डाल देंगे TYAGILIVE त्यागी लाइव VE। ये करने के बाद अप्लाई कर दिया आपने, तो देखिए आपको 15,000 का डिस्काउंट मिल गया। आप एडमिशन ले लेंगे, आपको मेल आ जाएगा, लिंक आ जाएगा,
आपके घर पर 18 बुक्स स्टडी IQ की सब्जेक्ट वाइज, पूरा मटेरियल आपके घर पर, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्रक्स, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। मतलब दिस इज इंडियाज ओनली बैच विच इज हैविंग वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड समटाइम्स वन स्टॉप सॉल्यूशंस आर व्हाट वी नीड टू सेव लॉट ऑफ टाइम। मेन बात क्या है, कंटेंट इज नॉट द मेन फाइट। कंटेंट तो भरा पड़ा है, आप सुबह उठते हो एक तरह के नोट से, फिर PDF कहीं से मिल जाती है आपको। मेन है कि रूटीन में प्रिपरेशन होती रहे, अपना लेवल पता लगता रहे, कोई हमें लगातार गाइड करता रहे। दैट्स हाउ यू अचीव सक्सेस। तो चलिए फिर मिलते हैं, और अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर भी आप कर सकते हैं।